आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं यूरोपियंस का आगमन हमारे इंडिया में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत काम का है जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी वगैरह वगैरह, या किसी स्टेट पीसीएस की भी। मुख्यतः 6 यूरोपीय कंपनी आई थी भारत यहाँ पे व्यापार करने के लिए। सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगालियों का और इनकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। इसके बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 ईस्वी में। इसके बाद फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 ईस्वी में। इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1731 ईस्वी में। इन सब फैक्ट्स को आप एक नोटबुक में नोट करते हुए चलिए और अपने सुविधा अनुसार वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब से नहीं बल्कि बहुत सारे किताबों का निचोड़ है। इसलिए 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय भारत का व्यापार इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल था कि हर यूरोपियन नेशन इसके साथ व्यापार करना चाहता था। सन 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपोल को जीत लिया और इसके वजह से जो समुद्री मार्ग था ईस्ट से वेस्ट की ओर आने के लिए, उस चीज को इन्होंने कैप्चर कर लिया और ये किसी भी प्रतिद्वंदी को आने नहीं देते थे, चाहे वो पुर्तगाल के हों, चाहे वो स्पेन के हों, कहीं के भी हों। वो चाहते थे कि सिर्फ वही अकेले एशिया के साथ ट्रेड करेंगे। हालांकि उस वक्त का भारत ये आज के भारत से बिल्कुल ही अलग था। उस वक्त का भारत यानी कि आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको मिला करके, ठीक है। तो अब हुआ क्या ना कि जो भी व्यापारी गण थे, इन लोगों ने सोचा कि अब एक नया समुद्री मार्ग खोजना पड़ेगा, क्योंकि इस समुद्री मार्ग में तो इनका दबदबा है, मतलब ऑटोमन एम्पायर का। तो यहां से तो जाना असंभव है, क्योंकि ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेनली उन्हें भारत और इंडोनेशिया के साथ व्यापार करना था। और इंडोनेशिया उस वक्त में ईस्ट इंडीज कहलाता था। तो सबसे पहले पुर्तगाली जिन्होंने भारत के लिए एक नई समुद्री रास्ता का खोज किया, वो थे वास्को डेगामा। केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये भारत तक पहुंचे थे कैलिकट में, और ये पहुंचे थे 17 मई 1498 ईस्वी को। इनकी मदद इब्न माजिद ने की थी, जो एक गुजराती नेविगेटर थे। हालांकि दूसरे किताबों में 21 मई की तारीख दी हुई है। मैं पब्लिकेशन का तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित पब्लिकेशंस हैं, तो इनमें से कोई एक है, ठीक है, या तो 17 मई या फिर 21 मई। लेकिन फिर भी मेरी राय यह है कि आप 21 मई लेके चलें। उस वक्त कैलिकट में जमोरीन का शासन था और जमोरीन्स हर एक के लिए बहुत ही ज्यादा उदार दिल के थे, तो इन्होंने उनका भी वेलकम किया। 505 ईस्वी में सबसे पहले पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया आए और इनका नाम था फ्रांसिको डी अल्मेडा। इन्होंने ही अंजेडिवा किला और मैनुअल किले का निर्माण करवाया था कोचिन में। और जिस तरीके से अरब्स इन लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे कि ये लोग किसी भी तरीके से व्यापार ना कर सके एशिया से, तो अब ये लोग जब किसी तरीके से यहां पहुंच चुके थे तो ये लोग कैसे उनको बर्दाश्त करते। तो इसीलिए इनका एक तरीके से मकसद ये भी था कि इस ट्रेड को अरबों के हाथ से छुड़ा लिया जाए। इससे हुआ क्या ना कि उन लोगों ने इस चीज में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन इसका रिजल्ट ये हुआ कि इजिप्ट और टर्की इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बीजापुर और गुजरात के सुल्तानों ने इजिप्ट और टर्की से संधि कर ली कि अब पुर्तगालियों को यहां से हटा करके रहेंगे। और वो लोग ऐसे करने में सफल रहे, लेकिन पुर्तगाली हार नहीं मानने वाले थे और 1509 ईस्वी को वो फिर वापस आए और फिर यहाँ पे उन्होंने नेवल सुप्रीमेसी कायम कर ली। इसके बाद एल्फेंसो डी एल्बक्वेक ये आए भारत में सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर बनके। इन्होंने पर्सियन गल्फ और रेड सी को अपने अधीन कर लिया और मलय पेनिनसुला में जो अरबों का व्यापार चलता था उसे इन्होंने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इनका रिलेशन विजयनगर साम्राज्य के साथ बहुत ही फ्रेंडली था। इन्होंने निम्न वर्ग के पुर्तगालियों को मोटिवेट किया ताकि वो भारतीय महिलाओं से शादी कर लें,
और ये भारतीयों के लिए कुछ इनका पॉजिटिव थिंकिंग नहीं था, बल्कि ये इसलिए था ताकि मैन पावर बढ़ सके और पुर्तगालियों का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाया जा सके भारत में। इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराया और उनसे इन्होंने गोवा को जीता। इसके बाद 1535 में एक और पुर्तगाली गवर्नर जिनका नाम था नीनो दा कुना, ये आते हैं और ये दीव पे अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं बहादुर शाह को हराने के बाद। 1571 ईस्वी में पुर्तगाल के एशियाई साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला हुआ गवर्नरशिप दिया गया मोजाम्बिक को। मतलब गवर्नर्स इनके चेंज होते थे, लेकिन इनका मेन मकसद था, मतलब जो मोजाम्बिक में रहते थे उनका मेन मकसद था कि कंट्रोल करना और सेटल करना अफ्रीकन कोस्ट को। इसके बाद फिर वाइस रॉयल्टी मिला गोवा का, जिसके इंचार्ज जो भी होते थे इनका काम ये रहता था कि इंडियन और पर्शियन टेरिटरीज पे अपना वर्चस्व कायम कर सकें। और इसके बाद गवर्नरशिप मिला मलक्का का। इनका पदभार जो भी संभालते थे उनका ये काम रहता था कि जावा का ट्रेड और स्पाइस आइलैंड का ट्रेड को ये अपने काबू में करें। हालांकि काबू में कुछ भी रहा नहीं, यहाँ के सारे टेरिटरीज मराठों ने इनसे छीन लिए और बाकी के जो थे वो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीना। सिर्फ गोवा, दमन और दीव इनके पास रह गया था 1961 ईस्वी तक। तंबाकू की खेती ये पुर्तगालियों के ही द्वारा भारत आया था। ये टेक्निक, पहला प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों ने ही सेटअप किया था गोवा में 1556 ईस्वी को। फ्रांसिको जेवियर ये एक बहुत ही फेमस संत थे जो मार्टिन एल्फिंसो डिसूजा के काल में आए थे भारत और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए। इन्होंने कोरोमंडल के मछुआरे जनजाति परावर इनको, और फिर इसके अलावा मालाबार में मुकुवज, ये जनजातियों का नाम है, इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। पुर्तगालों की पहली राजधानी कोचिन थी, जबकि बाद में इसे गोवा स्थानांतरित किया गया नीनो दाकुना के द्वारा। और दहेज जैसी कुप्रथा, नीच प्रथा, ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि यूरोपियंस की भी बीमारी थी। और इस बीमारी के फलस्वरूप 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने बॉम्बे को इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी कैथरीन से शादी की थी। इसके बाद डच यहाँ पे आए और सबसे पहले डच यात्री थे कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। ये 1596 ईस्वी में आए थे सुमात्रा में। इनके कंपनी का असल नाम था वेरेंगडी ऑस्टिंडिच कंपनी, जिसे पॉपुलरली डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और इनका सबसे पहला व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। इसके बाद फिर दूसरी कोठी ये पुलिकट में स्थापित हुई और यहाँ पे जो किला बना उस किले का नाम था गैलरिया। हालांकि सही मायने में देखा जाए तो इनके बाकी सेटलमेंट्स कुछ खास काम के नहीं थे। मेन जो इनका काम होता था वो इसी गैलरिया किले से हुआ करता था, जो कि पुलिकट में था। और यहीं पे उन्होंने स्वर्ण सिक्के भी ढाले जिन्हें पैगोड़ा कहा जाता था, और यहीं से ये अपने समस्त व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। यही इनका केंद्र था। डचों ने ही पहली बार भारत में व्यापारिक वेतन भोगी रखे, लेकिन पुर्तगाल और अंग्रेजों की तरह डच व्यापारी भी मालाबार में इन्होंने अपना कोई सेटलमेंट नहीं रखा, क्योंकि यहाँ का जो मसाला व्यापार था ये उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं था जितने बाकियों का था, जिसको कि पॉपुलरली हम लोग स्पाइस आइलैंड बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैं स्पाइस आइलैंड बार बार कह रहा हूँ, इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये दरअसल मलक्कू द्वीप है, ठीक है, मलक्कू द्वीप या मलक्कू आइलैंड, जो कि एक द्वीपों का समूह है और ये इंडोनेशिया में है। उस वक्त बार्टर सिस्टम बहुत प्रचलन में था। बार्टर सिस्टम यानी कि किसी सामान के बदले किसी और सामान का अदला बदली करना। तो ये डच लोग क्या करते थे ना, मसाला खरीदने के लिए ये लोग गुजरात और कोरोमंडल में सूती के जो कपड़े वगैरह तैयार होते थे, इनके बदले ये लोग मसाले लेते थे वो स्पाइस आइलैंड से। लेकिन डचों का सही मायने में एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि इन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को पूरी दुनिया तक पहुंचाया और पूरी दुनिया में इन्होंने फेमस किया।
और फाइनली बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच को हराया 1759 ईस्वी में। डच तो हार गए, लेकिन इनके बहुत सारी निशानियां हैं जो मौजूद थीं। संत डेविड का किला, जो कि देवनामपट्टम यानी कि तेगनापट्टम में है, इसे भी डच लोगों ने ही निर्माण करवाया था। हालांकि ये बाद में अंग्रेजों के अधीन आ गया। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। और जब इस कंपनी का गठन नहीं हुआ था, इससे पहले भी जॉन मिलेंडहॉल, ये एक अंग्रेजी व्यापारी थे जो आए थे भारत व्यापार करने के लिए। और अंग्रेजों का मेन मोटिव क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना था, तो ये लोग सबसे पहली बार भारत नहीं आए थे, बल्कि ये लोग सबसे पहली बार एकिन, जो कि सुमात्रा में है, बैंटम, जो कि जावा में है, और मलक्का, यहाँ पे सबसे पहले वो लोग आए और यहाँ से ही उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। बाद में इन्होंने भारत का रुख किया था। इसके बाद 1608 ईस्वी में, मतलब भारत से पहले 1601 से लेकर के 1606 तक इन जगहों पे इनका व्यापार चलता था। इसके बाद 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस ये पहली बार जहांगीर के दरबार में पहुंचे, राजा जेम्स प्रथम का शाही फरमान लेके। लेकिन उस वक्त मुगल दरबार ने उन्हें आज्ञा नहीं दी थी कि वो किसी भी किले का निर्माण करें। इस बीच मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। इसके बाद 1611 में कैप्टन मिडिल्टन आए और इन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल गई। फाइनली जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी, और ये कोठी थी थॉमस एल्डवर्थ के अधीन। इस चीज को एक बार दोबारा से मैं दोहराता हूं ताकि आप अपने नोट्स को एक बार और चेक कर लें। 1611 ईस्वी में सबसे पहले मसूलीपट्टनम में इनकी एक व्यापारिक कोठी बनी। इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में बनी। फिर 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बना के भेजा जहांगीर के दरबार में, और परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को व्यापारिक छूट मिल गई। और यहां से शुरुआत हुआ भारत और ब्रिटेन के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, और यहीं से धीरे धीरे भारत के दमन की दास्तां शुरू हुई। लेकिन इस दास्तां को हम लोग जानेंगे एक दूसरे वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए थॉट्स ऑफ सोनल, और आपके सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।